नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि सभी ठीक होंगे। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 5 अगस्त 2020 की शिक्षा निदेशालय द्वारा क्लास 10th की वर्कशीट। इस एक वीडियो में आपकी सारी वर्कशीट डिस्कस होंगी और आज का हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा हिंदी, यानी कि ये हिंदी मीडियम की वर्कशीट है। अगर आपको इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, आप इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट आपके सामने खुल जाएगी। तो आज की जो वर्कशीट है वो अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में है। पिछली कुछ वर्कशीट से हम अम्ल, क्षार और लवण जो चैप्टर है उसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। अलग अलग टॉपिक हमने पढ़े। हमने अम्ल पढ़े, फिर अम्लों के गुणधर्म पढ़े, फिर क्षार पढ़े, फिर क्षारों के गुणधर्म पढ़े, फिर हम लवणों के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज का जो टॉपिक है वो है ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और धोने का सोडा। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर, जिसको कि विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। इस पदार्थ का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है और रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। ये बनता कैसे है? शुष्क बुझे हुए चूने यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। CaOH होल ट्वाइस, इसके अंदर क्लोरीन डलता है तो ये बनता है CaOCl2। ये है विरंजक चूर्ण। अगर गुणधर्मों की बात करें तो विरंजक चूर्ण हल्के पीले रंग का पाउडर है। हल्के पीले रंग का है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आएगा इस पे लास्ट में। दूसरी चीज़, क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध, इसमें बहुत तेज़ गंध आती है क्लोरीन की, और पानी में घुलनशील। तो ये 3 इसके गुणधर्म हैं। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पानी में घुलनशील है। अगर इसके उपयोगों की बात करें तो वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के व्यंजन के लिए आपने कई बार देखा होगा, अगर आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो आपको सफ़ेद रंग के बहुत सारे कपड़े, तौलिए और चादरें सड़क के किनारे कहीं धूप में डले हुए दिखते हैं। वो सब विरंजक चूर्ण के उपयोग के द्वारा उनको साफ किया जाता है। इसका उपयोग कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी का मज्जा बनाने के लिए भी किया जाता है, साफ कपड़ों के व्यंजन के लिए, और कई रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में। ये एक बहुत अच्छा उपचायक होता है, इसीलिए इसको उपचायक के रूप में भी उपयोग करते हैं। और पीने वाले पानी के लिए रोगाणुनाशक के रूप में, यानी कि जो पानी होता है जिसमें कीटाणु होते हैं, रोगाणु होते हैं, उन रोगाणुओं को मारने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो अगला जो लवण हम पढ़ेंगे वो है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा जो होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 और सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर इसको बनाया जाता है। सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक, इसमें डालते हैं पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, तो आपका बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा। और इसी बेकिंग सोडे में अगर टार्ट्रिक अम्ल डाल दिया जाए, यानी बेकिंग पाउडर प्रायः सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्ट्रिक अम्ल के मिश्रण से बनता है। यानी बेकिंग सोडा में अगर हम डाल दें टार्ट्रिक अम्ल तो क्या बन जाएगा? बेकिंग पाउडर। ये नीचे रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है बेकिंग सोडा के उपयोग। तो बेकिंग सोडा के पाउडर में बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर बनाने के लिए उपयोग करते हैं, और बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल हमारे किचन में होता है खाने को जल्दी पकाने के लिए। इसका उपयोग एंटासिड के संघटक के रूप में भी होता है। साथ ही साथ इसको सोडा एसिड अम्ल अग्निशमक यंत्र को उपयोग करने के लिए भी करते हैं। सोडा अम्ल अग्निशमक यंत्र क्या होता है कि सोडे को, यानी कि धोने के पकाने के सोडे को एसिड के साथ, अम्ल के साथ मिलाया जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उपयोग कर आग बुझाई जाती है खस्ता पकौड़े बनाने के लिए, यानी कि पकौड़े बनाने के लिए, और खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए। तो हमारे घरों में अगर खाने को जल्दी से पकाना है तो उसके लिए भी उसके अंदर बेकिंग सोडा डाला जाता है। फिर लिखा है धोने का सोडा। धोने का सोडा होता है, इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3.10H2O। ये आपको दिख रहा होगा, साथ में 10 H2O लिखा है। इसे हम क्रिस्टलीकरण का जल कहते हैं। ये वो पदार्थ होता है, ये वो जल होता है जो किसी भी लवण को क्रिस्टल में बदल देता है। जैसे आपने चीनी के टुकड़े देखे होंगे क्रिस्टल, ऐसे ही क्रिस्टल में बदल देता है। सोडियम कार्बोनेट और 10 अणु जल के कैसे प्राप्त करते हैं? सोडियम क्लोराइड से, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर और सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर। यानी NaHCO3 था,
इसको हमने गर्म किया तो Na2CO3 और H2O प्लस CO2 बना। ये जो Na2CO3 है इसके अंदर पानी डालेंगे तो ये Na2CO3.10H2O यानी कि आपका धोने का सोडा बन जाएगा। इसके उपयोगों की बात करें तो ये बोराक्स के उत्पादन में इसको उपयोग करते हैं, साफ सफाई के लिए उपयोग करते हैं, कांच, साबुन और कागज़ के उद्योगों में, और जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए। तो इन सभी चीज़ों के लिए इसको उपयोग किया जाता है। चलिए प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। तो अभ्यास करें। पहला प्रश्न है कि बेकिंग सोडा और धोने का सोडा इनके रासायनिक सूत्र व नाम लिखिए। बेकिंग सोडा और धोने का सोडा। तो देखिए धोने का सोडा तो बिल्कुल आपके सामने है, रासायनिक सूत्र ये है और रासायनिक नाम ये है धोने का सोडा का। और अगर बेकिंग सोडा की बात करूं तो बेकिंग सोडा ये है, साधारण नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और रासायनिक सूत्र ये। तो पहले का आंसर बेकिंग सोडा यहाँ से लिख लीजिए, स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ मैं, और धोने का सोडा यहाँ से लिख लीजिए, पहले का उत्तर। दूसरा है कि धोने के सोडे का निर्माण किस प्रकार होता है। तो धोने के सोडे का निर्माण इसे प्राप्त किया जाता है सोडियम क्लोराइड से, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर, सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर। और दोनों की दोनों रासायनिक अभिक्रियाएं ज़रूर लिखिएगा। तो ये पूरा बन जाएगा आपका उत्तर दूसरा। तीसरा प्रश्न है कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है। तो अंतर देख लेते हैं। इसको हटा रहा हूँ मैं आंसर, अगर आपने नोट डाउन करना है तो स्क्रीन पॉज कीजिए। चलिए आपने लिख लिया है। तो तीसरा है कि बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है। तो अंतर आपके सामने है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर रासायनिक सूत्र से लेके और सब कुछ आपके बिल्कुल सामने है। कर लीजिए नोट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चौथा प्रश्न है कि उस रासायनिक पदार्थ का नाम एवं सूत्र लिखिए जो हल्के पीले रंग का है और क्लोरीन की गंध देता है। तो सूत्र है उसका CaOCl2, और ये होता क्या है, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर या फिर विरंजक चूर्ण। तो आप लिख सकते हैं इसका नाम। और जीवाणुओं को खत्म करने वाला रासायनिक पदार्थ धोने का सोडा है। क्या यह कथन सही है, स्पष्ट कीजिए। तो नहीं, ये कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जीवाणुओं को खत्म करने वाला जो पदार्थ है वो CaOCl2 यानी कि विरंजक चूर्ण होता है। ये है जो जीवाणुओं को खत्म करता है। तो बच्चों आज की हमने आपकी साइंस की वर्कशीट डिस्कस कर ली है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज आपकी दूसरी वर्कशीट किस चीज़ की है। तो आज की आपकी दूसरी जो वर्कशीट है वो है गणित की। ये 14वीं वर्कशीट है, 14th वर्कशीट है। ऊपर अपना नाम, कक्षा अध्यापक का नाम लिखिए। आज की वर्कशीट है द्विघात समीकरणों का हल गुणनखंड विधि द्वारा। तो वैसे तो हम पिछली क्लास में भी गुणनखंड विधि को डिस्कस कर चुके हैं, पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं गुणनखंड विधि के लिए। एक द्विघात बहुपद के दो शून्यंक होते हैं, इसकी उच्चतम घात 2 जो होती है। इस प्रकार एक द्विघात समीकरण के भी दो मूल हल होते हैं। यानी कि आपको ये बताया था कि द्विघात समीकरण जिसका कि जनरल तरीका होता है ax² + bx + c = 0, इसमें ax की पावर 2 है। तो अगर कोई कहेंगे कि इसके शून्यांक, इसके 0 कितने हैं, तो हम कहते हैं क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात 2 है तो इसको 0 भी 2 है। और यही इन्होंने लिखा कि इसके दो मूल हल होते हैं। एक वास्तव संख्या a किसी द्विघात समीकरण का मूल होती है। x बराबर अल्फा समीकरण ax² + bx + c का हल है, मतलब दो हल इसके निकल सकते हैं। गुणनखंड यदि करते हैं तो a और c के परिणाम के गुणनखंड या मध्य पद को तोड़ते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो आप लिखते हैं ax² + bx + c, इसमें इस a को गुणा करते हैं इस c के साथ, जो आएगा उसके हिसाब से b को तोड़ते हैं दो हिस्सों में। तो उदाहरण उन्होंने कुछ साइड पे लिखे हैं, देख लेते हैं। तो 3 × 4 12 और 3 × 4 7, 5 × 4 20, 5 × 4 20 और 5 × 4 9, 7 3 21, लेकिन 21 होगा घटा का, और 7 घटा 3 4, ऐसे ही 8 पंजे 40
लेकिन 40 होगा घटा का, और 8 घटा 5 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो छोटा सा प्रश्न था, ये तो आप अपने आप भी कर सकते हैं फटाफट। हम आगे बढ़ते हैं अब। वो कह रहा है, उदाहरण दे रखा है 2x² घटा 5x जमा 3, जिसमें वो कहता है कि a का मान 2 है, b का मान -5, c का मान 3। पहले आप a गुणा c करके देखेंगे तो आपका आंसर आ गया 6। अब इस 6 का मध्य पद विच्छेदन करेंगे, मध्य पद दिखता है -5, तो -5 को तोड़ेंगे इस तरीके से कि अगर उन दोनों हिस्सों को गुणा किया जाए तो 6 आ जाए। तो हमने उसके लिए क्या करा, फैक्टर बनाए, इसके गुणनखंड बनाए। तो 6 का गुणनखंड होता है 6 गुणा 6 कम 6, या 2 3 6, या अब 2 3 6 दोनों में माइनस लगा दिया तो हमारे गुणनखंड बन गए। यहाँ उन्होंने समझाने की कोशिश करी है, 6 कम होता है 6, 6 जमा 1 7, इसलिए ये होगा नहीं। 3 दूनी 6 और 3 और 2 5, ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें तो -5 चाहिए। घटा 3 घटा 2, इसका भी होता है 6, और घटा 3 जमा घटा 2 ये होता है -5। तो क्योंकि ये सेटिस्फाई हो रहा है, देखो ये 6 था और 6 ही चाहिए था, ये -5, हमें -5 ही चाहिए था, इसीलिए ये फैक्टर हमारे सूटेबल होंगे। अब ये फैक्टर सूटेबल होंगे तो क्या किया हमने कि 2x² को तो 2x लिखा, देखो ये वाले हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें 2x को तो 2x लिखा, बीच के 5x को -2x -3x लिखा, और जमा 3 कॉमन ले लिया, इन दोनों में जो कॉमन मिलेगा वो कॉमन ले लिया, अंदर बचा 2x जमा 3, और एक फैक्टर आ गया x घटा 1। अभी जो मैं एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा उसमें और डिटेल में दिखाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है चरण 1 में a का मान क्या है, b का मान क्या है, c का मान क्या है। तो a का मान है 2, b का मान है -5, और c का मान है 3। अब जब हमने a गुणा c किया था तो कितना आया था 6, और मध्य पद आया था -5। फिर गुणनखंड, तो गुणनखंड हमने बना लिए थे, फिर मध्य पद को तोड़ा था, गुणनखंडों को कोष्टक लगा के हल किया था। 3 अंकों और 4 अंकों वाली बड़ी संख्याओं के गुणनखंड कैसे करें, इनका करना हो तो इनका कैसे करें, इनके लिए भी गुणनखंड वाली विधि लगाएंगे, देख लेते हैं। तो कैसे उन्होंने गुणनखंड वाली विधि लगाई कि 376 है तो 376 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, जो उसके सिंपल फैक्टर निकाल लिए, और सिंपल फैक्टर निकालने के बाद आराम से आप अगर देखेंगे तो देखते ही आपको खुद ही पता लग जाएगा कि इसके कौन से फैक्टरों का उपयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब आ गया जी प्रयास करें, यानी ये अभ्यास करें। तो आपको 3 प्रश्न दिए जिसके आपको गुणनखंड करने, और फिर एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है। तो पहले जो प्रश्न है उनको देख लेते हैं। पहला है 100x² घटा 20x जमा 1। कैसे सॉल्व किया हमने 100 देखा कि ये जो 20x है इसको मैं लिख सकता हूँ 10 गुणा 10, और घटा 10 अगर यूज़ करूँगा तो क्या हो जाएगा, घटा घटा जमा हो जाएगा, आ जाएगा -20, और 10 × 10 100। अब देखिए 100x और 10x कॉमन आया 10, अंदर बचा 10x घटा 1। सेम अब यहाँ देखा तो यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो जहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा वहाँ क्या कॉमन निकालते हैं, -1, अंदर आया 10x घटा 1। दोनों फैक्टर बिल्कुल सेम हो गए, दोनों 0 बिल्कुल सेम हो गए, तो 10x घटा 1 बराबर 0, x का मान आ गया 1/10। दूसरा था 6x² -x -2। इसमें 6 दूनी 12, तो इस -x को तोड़ना पड़ेगा कि जमा घटा करके तो -x आए लेकिन गुणा करके 12 आए। तो मैंने ले लिया 4 3 12, और 4 घटा 3 -1 आ जाएगा वापस। फैक्टर बनाए तो एक फैक्टर आया 3x + 2, एक आया 2x + 1। तो 2x + 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई 1/2, और 3x + 2 बराबर 0, x की वैल्यू आ गई 2/3। थर्ड था 2x² + x - 300। तो हमने इसके फैक्टर बनाए 25 गुणा 24। थोड़ा बड़ा नंबर था इसलिए फैक्टराइजेशन मैंने करी है। फिर वही x कॉमन आया, अंदर बचा 2x जमा 25, 2x जमा 25। एंड में इसमें x की वैल्यू आ गई घटा -25/2 और x 12।
तो ये आपके 3 क्वेश्चन हैं। एक बार जब वर्ड प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं, उसमें लिखा है कि गुणनखंड विधि द्वारा दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो ये पहला तो हमने जो कर लिया है। दूसरा प्रश्न जो है वो है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। अब योग 27 है, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा जी पहली नंबर मान लेता हूँ x, तो दूसरी हो जाएगी 27 घटा x, और गुणनफल जो था वो 182 था, यानी कि दोनों को गुणा करेंगे तो 27 गुणा x 27x, और x गुणा x स्क्वायर बराबर 182। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर घटा 27x जमा 182। फिर फैक्टर बनाए, कॉमन लिया तो आपके पास x घटा 13 और x घटा 14 आ गया, यानी x बराबर 13 और x बराबर 14। अब दोनों में से कोई एक ही संख्या हो सकती है, तो अगर पहली संख्या है 13 तो दूसरी 14, और पहली है 14 तो दूसरी 13। ये आ गया आपका आंसर। तीनों ही प्रश्न आपके सामने सॉल्व कर लिए। आप चाहें तो सीधे सीधे नोट डाउन कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। तो अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके और आराम से नोट डाउन कर लो। हम आगे बढ़ते हैं आपकी अगली वर्कशीट पर, जो कि है हिंदी की वर्कशीट, और आज का विषय है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। बिल्कुल एकदम देखिए, आज राम मंदिर भी बन रहा है और आज ही आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भी पढ़ने को मिल गया। तो चलिए बढ़ते हैं, अपना नाम लिखिए, टीचर का नाम लिखिए, और एक कविता है जिसमें कि राम लक्ष्मण और परशुराम जो कि बीच जी के बीच का संवाद है। संवाद क्या है, सारांश पढ़ लेते हैं, फटाफट समझ में आ जाएगा। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इसी बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस की पंगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजनों शैली से सरस अभिव्यक्ति। तो तुलसीदास जी द्वारा रचित कविता है, पढ़ लेते हैं एक बार। तो भावार्थ क्या है? भावार्थ है कि परशुराम को क्रोधित देखकर राम हो बोले, हे नाथ शिव, का यह धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा, इसलिए आपकी क्या आज्ञा है मुझे बताइए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम कहते हैं कि सेवक वह होता है जो सेवा करे। इस धनुष को तोड़ने वाला तो सहस्त्रबाहु के समान मेरा कोई शत्रु ही होगा जिसने मुझे युद्ध के लिए ललकारा है। वो फिर कहते हैं कि अच्छा होगा शिव धनुष तोड़ने वाला इस सभा से अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ बैठे सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। यह सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगा, व्यंग करते हुए बोले कि हमने तो बचपन में खेल खेल में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं, लेकिन तब तो किसी ऋषि मुनि को हम पर क्रोध नहीं आया। इस पर परशुराम उत्तर देते हैं कि अरे राजकुमार, काल के वश में आकर तुझे बोलने का कुछ होश नहीं। ये कोई मामूली धनुष नहीं है, बल्कि शिव धनुष था जिसके बारे में सारा संसार जानता है। चलिए प्रश्न उत्तर देखते हैं फिर। अब पहला प्रश्न है कि पद में कुछ शब्द रेखांकित हैं। इन रेखांकित शब्दों के अर्थ निम्नलिखित शब्दों को ढूंढने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे उन्होंने शब्दों को रेखांकित कर रखा है। मैंने इन सबको शब्दों को अलग से लिख लिया है और इनके मतलब भी निकाल लिए हैं। कुछ शब्दों के मतलब लेकिन इसमें मुझे नहीं मिले हैं जो इन्होंने लिखे हुए थे। जो इन्होंने लिखे हुए, भंग करने वाला, कोई क्रोध करना, सेवक, शिव धनुष, शत्रु, अलग करना, लक्ष्मण, अपमान, बचपन, इसमें कुछ शब्दों के मतलब नहीं थे। तो जो नहीं थे वो मैंने छोड़ दिए हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है शंभुधनु मतलब शिव धनुष, भंज निहारा मतलब भंग करने वाला, केऊ मतलब कोई, आयेसु मतलब आज्ञा, रसाई मतलब क्रोध करना, सेवकु सेवक, अविकरणी मतलब अलग करना, शिवधनु शिवधनुष, रिपु शत्रु, बिलगाई शत्रुकरम, लखन मतलब लक्ष्मण, लविकाई मतलब बचपन से, गोसाई गोसाई मतलब होता है यही मतलब ईशी, भृगकल केतु मतलब भृगवंशी की पताका रूपी परशुराम, नृप बालक मतलब राजपूत, और त्रिपुराधानी मतलब विदित। त्रिपुराधानु और विदित इन दोनों शब्दों के मतलब यहाँ पर आपके इस वर्कशीट में नहीं लिखे थे, तो मैंने शब्द लिख दिए। अगर आपको आते हो मतलब तो आप अपने आप लिख सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न था वो था कि श्री राम ने शिव धनुष को क्यों तोड़ा।
अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर लिखिए। तो पूर्व ज्ञान के आधार पर क्या है कि श्री राम की धनुष तोड़ने की कोई मंशा नहीं थी, वो तो बस स्वयंवर की शर्तों का पालन कर रहे थे, धनुष स्वयं ही टूट गया। उन्होंने जब पताका चढ़ाई और धनुष खींचा तो धनुष स्वयं टूट गया था। तीसरा प्रश्न देखते हैं, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? तो क्या तर्क दिए थे लक्ष्मण ने? तो परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वाले को शत्रु और शिव धनुष की रक्षा करने वाले को सेवक कहा था। चौथा प्रश्न देखते हैं कि परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उसके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो परशुराम को क्रोध करने पर राम ने अत्यंत विनम्र शब्दों में धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा कहकर परशुराम के क्रोध को शांत करने तथा उन्हें सच्चाई से अवगत कराने का प्रयास किया। उनके मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा और आदर भाव था। उनको शीतल जल के समान वचन परशुराम को कुगाग्नि को शांत कर देने वाले थे। जबकि लक्ष्मण का चरित्र श्री राम के चरित्र से बिल्कुल विपरीत था। उनके स्वभाव में उग्र और उद्दंड था। वे परशुराम को उत्तेजित और क्रोधित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे। उनकी व्यंग्यात्मकता से परशुराम आहत हो उठते हैं, उन्हें मारने के लिए उद्यत हो जाते हैं, जो सभा में उपस्थित लोगों को भी अनुचित लगता है। छठा है कि आपने सूरदास के पद में पिछली कार्यपत्रिका को समझा और हल भी किया। सूरदास के पद कौन सी भाषा में थे? तो सूरदास के पद ब्रज भाषा में थे। अब आप तुलसीदास चरित्र राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ रहे हैं। यह पद कौन सी भाषा में है? अपने माता पिता व शिक्षकों की सहायता से बताइए। देखिए, तुलसीदास की भाषा सरल, सरस, सहज और अत्यंत लोकप्रिय भाषा है। यह रस सिद्ध और अलंकार प्रिय कवि हैं। और रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी भाषा है। ठीक है, तो सूरदास लिखते थे ब्रज भाषा में और तुलसीदास ने लिखी है अवधी भाषा में। तो बच्चों, ये आपके आज के प्रश्नों के उत्तर हैं। ये पूरा उत्तर चौथा है, तो कंफ्यूज मत होना। क्रोध करने पर जो निम्नलिखित तर्क लक्ष्मण ने दिए थे वो तर्क हैं। ये तर्क यहाँ पूछे हैं, कौन कौन से तर्क दिए थे। जो तर्क हैं वो यहाँ हैं, तो देख लीजिए आप। पहले का उत्तर, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का और पांचवें का अगली स्क्रीन पे है। कर लेंगे आप सभी लोग इनको नोट डाउन। हम आपसे कल फिर मिलेंगे बच्चों, कल की वर्कशीट के साथ। अगर आपको आज की वर्कशीट पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। कल फिर मिलेंगे आपसे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।